नमस्ते दोस्तों। थर्ड लेक्चर में हमने बात की थी सेक्शन 41B ऑफ फैक्ट्री एक्ट और उसके अंडर जो आने वाले रूल नंबर 73 की सीरीज। अभी कुछ हम इंपॉर्टेंट सेक्शंस फैक्ट्री एक्ट से और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें सेक्शन है 41C। 41C का क्या मीनिंग है? स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर। तो अभी हमने ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर तो देख लिया है, जैसे सेक्शन 7A में बताया गया है कि ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर क्या है, लेकिन वो जनरल ड्यूटीज थी, इसीलिए वहां पे है वर्डिंग जनरल ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर। लेकिन हम सेक्शन 41C में अगर बोलेंगे तो वहां पे स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके ओरिएंटेड है? तो यहाँ पे है हजार्डस प्रोसेस ओरिएंटेड। तो हजार्डस प्रोसेस अगर आपकी इंडस्ट्रीज में है तो हेल्थ ओरिएंटेड क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए और क्या क्या प्रोविजन करनी चाहिए, उसकी क्या ड्यूटी है, ये एक्चुअली ऑक्यूपायर की ड्यूटी है 41C के दी है। तो ऑक्यूपायर का मेन ड्यूटी क्या है? तो उसको जो हेल्थ रिकॉर्ड्स है वो एक्यूरेटली मेंटेन करना है, अप टू डेट रखना है, क्योंकि नॉर्मली एक साल के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और उसके रिकॉर्ड्स होते हैं। अगर आपने उसके परमिशंस देखे होंगी, अपॉइंटमेंट्स देखे होंगे इंडस्ट्रीज के, तो आज के डेट में हर एक इंडस्ट्री में प्री अपॉइंटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन रहता है कि अगर आप अपॉइंट होने वाले तो उसके पहले आपका जो हेल्थ रिकॉर्ड है वो एग्जैक्टली क्या कहता है, आपकी फिटनेस कैसी है, वो आपको पहले पता लगाना है। उसके बाद में आपका ज्वाइनिंग होगा और फिर जो रहेगा ड्यूरिंग वर्किंग, तो आप जब वर्क करते हैं वहां पे फैक्ट्री में, तो वहां पर भी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और वहां पे कुछ डिफरेंस है क्या ये भी चेक करेंगे। यानी कि हर साल या फिर अगर आपके यहाँ पे कुछ इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है या फिर कुछ लीकेज होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, उसके बाद में भी आपको मेडिकल रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा और ये सारे रिकॉर्ड्स आपको अप टू डेट रखने हैं। क्योंकि अगर कुछ लोग अगर कंप्लेन करते हैं, सेम कंप्लेन है या फिर सिमिलर कंप्लेन है या फिर सेम सेक्शन या डिपार्टमेंट से कंप्लेन है, तो वहां पर आपको पता चलता है कि फैक्ट्री के कुछ प्रोसेस में या कुछ डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो वो गड़बड़ी शायद केमिकल की वजह से हो सकती है या फिर कुछ सब्सटेंसेस की वजह से हो सकती है या फिर वो वर्कर ने शायद पीपीईज यूज नहीं किया होगा या फिर प्रोसेस में कुछ जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहती है उसमें कुछ प्रॉब्लम किया होगा, जो भी है। तो ये हेल्थ रिकॉर्ड आपको बता सकते हैं कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और इसीलिए आप ये जो इंजुरीज या एक्सीडेंट है वो रिपीटेशन होने से पहले ही आप उसको बचा सकते हैं। दूसरा जो है ऑक्यूपायर का स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो है रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन। तो कॉम्पिटेंट पर्सन का मीनिंग है एक्सपर्ट पर्सन। तो हर एरिया में अलग अलग एक्सपर्ट पर्सन रहते हैं, वैसे यहाँ पे हजार्डस प्रोसेस के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन है। तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई पर्सन रहेगा जिसका एक्सपीरियंस वही इंडस्ट्री का या फिर वो प्रोसेस का रहेगा और उसको ये मालूम भी है एक्सपीरियंस थ्रू कि ये सब्सटेंस, ये केमिकल्स अगर हमने इतना यूज किया तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये कॉम्पिटेंट पर्सन का एक्सपीरियंस आपको काम में आएगा और उसका जो बेसिक या मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो भी आपको सेटिस्फाई करना ही है। जैसे कुछ केसेस में आपको केमिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज लगेगा, कुछ केसेस में मेटलर्जिकल का नॉलेज लगेगा, कुछ केसेस में मेडिकल का नॉलेज लगेगा। तो ये अलग अलग जो रिक्वायरमेंट है कॉम्पिटेंट पर्सन की, उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन ये मेन रिक्वायरमेंट है आपकी हजार्डस प्रोसेस और हजार्डस सब्सटेंस ओरिएंटेड। उसके बारे में बाद में मैंने जो बात की थी मेडिकल एग्जामिनेशन की, ये ऑलरेडी कंपलसरी वंस इन ईयर मेडिकल एग्जामिनेशन होना ही चाहिए, ये फैक्ट्री एक्ट में ऑलरेडी बताया है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ एक्सीडेंट होता है, कुछ कंप्लेंट्स होती है, तो वहां पर आपको बिफोर और आफ्टर का भी मेडिकल एग्जामिनेशन लेना है और उससे अगर आपको कुछ क्लू मिलता है, पता चलता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो वो आप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन
ये मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो फैसिलिटीज है, ये कॉम्पिटेंट पर्सन की जो अपॉइंटमेंट्स है और हेल्थ रिकॉर्ड करने के लिए जो फैसिलिटीज है, ये सब बातें ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो ये हेल्थ ओरिएंटेड, हजार्डस प्रोसेस ओरिएंटेड जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है 41C में दिया है। उसके अलावा अभी MFR 1963, तो अभी ये जो हमने बातें कही है कि स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर रिलेटेड टू द हजार्डस प्रोसेस यानी कि हेल्थ ओरिएंटेड, तो उसमें डिटेल गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, MFR 1963 में क्या क्या है। तो उसमें ये रूल है 73V यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जैसे अभी हमने इसके पहले बात की थी कि वंस इन अ ईयर मेडिकल एग्जामिनेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पे अभी स्पेसिफिक डिटेलिंग किया है कि जो भी वर्कर एम्प्लॉयमेंट उसका होने वाला है हजार्डस प्रोसेस इंडस्ट्रीज में, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना कंपलसरी है। तो ये मेडिकल एग्जामिनेशन फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर थ्रू होगा। उसका जो फिजिकल फिटनेस है वो चेक होगा और उसका जो हेल्थ स्टेटस है वो भी चेक होगा, और ये जो उसका फ्रीक्वेंसी वंस बिफोर एम्प्लॉयमेंट फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, और यहाँ पे 6 मंथ्स के आपका हेल्थ स्टेटस चेक करना है, और उसके अलावा आपको हेल्थ रजिस्टर मेंटेन करना है। तो ये जो है फॉर्म 7 में, तो ये पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन या कुछ इश्यूज की वजह से मेडिकल एग्जामिनेशन, तो जो भी है ये आपको हेल्थ रजिस्टर फॉर्म 7 में आपको मेंटेन रखना है। ये MFR का रूल नंबर 73 है, क्योंकि आपके सेक्शन 41C में डिटेलिंग नहीं किया, उन्होंने सिर्फ गाइडलाइंस दिया है कि आपको ये ऐसा ऐसा करना चाहिए। अभी ये कैसे करना चाहिए, कौन करने वाला है, कौन से फॉर्म में रखना है, कौन सा फॉर्मेट रखना है, ये एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट ने क्लियर किया है। तो ये अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस नहीं है तो वहां पे आपकी एम्प्लॉयमेंट कैंसिल हो जाएगी, इसीलिए ये सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस कंपलसरी किया है MFR के तहत। तो ये हुआ 73V। उसके अलावा है 73W यानी कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर, OHC। तो ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर का हर फैक्ट्री में होना जरूरी नहीं है, उसके लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया के हिसाब से ही आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर मैंडेटरी होगा। तो जहां पे हजार्डस प्रोसेस है वहां पे आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर लगेगा। तो उसमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर में सर्विसेज और फैसिलिटीज क्या होनी चाहिए, तो वहां पे फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर होना जरूरी है। तो वहां पे इसकी अपॉइंटमेंट करना पड़ेगी। तो जो पर्सन फर्स्ट एड प्रोसीजर्स में ट्रेनिंग ऑलरेडी ले चुका है, या फिर जो नर्सेस का ट्रेनिंग रहता है वो नर्सेस आपको अवेलेबल होनी चाहिए। जो क्वालिफाइड और ट्रेनर है ड्रेसिंग में, क्योंकि अगर कुछ आपको इंजरी होती है, बैंडेज करना है, आपको ड्रेसिंग करना है, तो वहां पर भी ट्रेनर लगेंगे और कंपाउंडर लगेंगे, या फिर अलग अलग जो पर्सन है जो फर्स्ट एड बॉक्स कंटेंट्स, एम्बुलेंस, ऐसे ऐसे अलग प्रोविजंस के लिए रहेंगे। तो ये पूरे मैन पावर आपको सर्विसेज और फैसिलिटीज के अंडर लगेंगे जो OHC में काम करेगी। उसमें उन्होंने स्पेसिफिक दिया है कि फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर का जो क्वालिफिकेशन है वो स्पेसिफिक है कि डिग्री ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल विथ डिप्लोमा ऑफ इंडस्ट्रियल हेल्थ और ट्रेनिंग इन द सेम मिनिमम 3 मंथ्स। अगर आप आज का ही पेपर पढ़ेंगे तो आज के पेपर में ही करेंसी नोट प्रेस जो आपके यहाँ पे नासिक में है, तो करेंसी नोट प्रेस के अंदर ये रिक्वायरमेंट आ चुकी है FMO की यानी कि फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर की। तो यहाँ पे ये डिग्री होनी चाहिए इंडियन मेडिकल काउंसिल थ्रू, और उसके प्लस डिप्लोमा भी होना चाहिए इंडस्ट्रियल हेल्थ का, और ट्रेनिंग जो है कम से कम 3 महीने की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर ओरिएंटेड, क्योंकि ये एक्चुअली OHC का बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पे हजार्डस प्रोसेस के लिए ऑलरेडी है और नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए अलग है। अभी 73X है एम्बुलेंस। तो ये एम्बुलेंस वैन्स जो है ये भी एक्चुअली 41C के अंडर ही है, सेक्शन 41C के गाइडलाइंस के अंडर। तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ बताया है कि एक्चुअली अगर आपको कुछ हुआ है तो आपको ट्रीटमेंट वगैरह लेनी चाहिए,
लेकिन ये ट्रीटमेंट अगर आपके पास ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर नहीं है, आपके पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो आपको एम्बुलेंस का यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो भी हजार्डस प्रोसेस है वहां पे आपको एम्बुलेंस वैन होनी चाहिए, और वो एम्बुलेंस वैन में जो इक्विपमेंट्स है उसको हम बोलेंगे सेफ्टी इक्विपमेंट, इमरजेंसी केयर इक्विपमेंट, इमोबिलाइजेशंस, ड्रेसिंग मटेरियल, पॉइजनिंग एंटीडोट्स मटेरियल्स, इमरजेंसी मेडिसिन, ये पूरा इक्विप होना चाहिए। यानी कि एम्बुलेंस वैन सिर्फ एक नॉर्मल मारुति व्हीकल या वैन नहीं है, तो ये एम्बुलेंस में एक्चुअली ये आपको प्रोविजंस होनी चाहिए, तभी हम उसको 73X के हिसाब से एम्बुलेंस वैन बोलेंगे। उसके अलावा उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो ट्रेन पीपल है फर्स्ट एड में, स्पेशली फर्स्ट एड ट्रेनर, फर्स्ट एड ट्रेनर वहां पे उसके साथ चाहिए, तो ही वो जो एम्बुलेंस के जो फैसिलिटीज है उसका यूज कर सकते हैं। ये जो वैन है अगर एक बार उन्होंने यूज किया है तो उसको वापस क्लियर करना चाहिए, या हाइजीन मेंटेन करके उसको वापस यूज कर सकते हैं। तो ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर अगर आपके पास रहेगा और आपके पास एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से, तो एम्बुलेंस सर्विस के अलावा ये वैन दूसरे काम के लिए नहीं यूज करना चाहिए। ये एकदम क्लियर कट मेंशन किया है, क्योंकि एम्बुलेंस वैन्स अगर आप देखेंगे तो ये 24/7 के लिए ही काम में आता है। और इसके अलावा फैक्ट्री जो है, अभी यहाँ पे मैंने जो बात किया था कि ये अभी नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से, तो अगर फैक्ट्री एम्प्लॉइंग लेस देन 200 वर्कर्स है तो यहाँ पे एम्बुलेंस वैन्स कंपलसरी नहीं है, उनको अल्टरनेट अरेंजमेंट वो कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर 200 से कम वर्कर है फिर भी आपके पास एम्बुलेंस वैन है, तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। तो उनको फिर दूसरा अल्टरनेट अरेंजमेंट क्या हो सकता है, तो उसके नियर बाय जो कंपनीज या फैक्ट्री रहेंगे तो उनको वो हेल्प मांग सकते हैं, या फिर नियर बाय हॉस्पिटल जो है उनको वो कॉल करके एम्बुलेंस मांग सकते हैं, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी सर्विसेज रहती है उसमें भी एम्बुलेंस का एक अलग नंबर रहता है, या फिर जैसे हमको नेशनल लेवल पे जो नंबर मालूम है 108, हम उनको इमरजेंसी कॉल करके एम्बुलेंस बुला सकते हैं। तो ये अल्टरनेट अरेंजमेंट आपको सबको, यानी कि वर्कर्स को भी ये मालूम होना चाहिए, तभी उसका कुछ फायदा होगा। बाद में है 73Y, यानी कि डिकंटामिनेशन फैसिलिटीज। तो हमने हजार्डस प्रोसेस के बारे में बात की है, हजार्डस सब्सटेंस के बारे में बात की है, तो वहां पे कंटामिनेशन के चांसेस, यानी क्या कि आप अगर हजार्डस सब्सटेंस हैंडल करते हैं तो आपके नाखून में हजार्डस सब्सटेंस जा सकता है, या फिर आपके स्किन को अटैच हो सकता है, या फिर अगर आप एप्रॉन या फुल शर्ट्स यूज कर रहे हैं, कॉलर का शर्ट्स यूज कर रहे हैं, तो वहां पर भी कंटेमिनेशन जा सकता है, या आपके सॉक्स शूज में भी कंटेमिनेशन हो सकता है, या फिर आपके हेयर में भी वो ट्रैक हो सकता है। तो ये जो कंटेमिनेशन है, ये सब कंटेमिनेशन आपको रिमूव करना चाहिए, तो फिर आपके जो बॉडी में हजार्डस सब्सटेंस की एंट्री है उसकी प्रोबेबिलिटी हम कम कर सकते हैं। तो उसके लिए भी अगर ये कंटेमिनेशन होता ही है तो क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको प्रोविजन करना पड़ेगी कि आपके यहाँ पे फर्स्ट एड प्रोविजंस में स्पेशली डिकंटामिनेशन ओरिएंटेड कुछ काम मटेरियल रखना पड़ेगा, या फिर जो ड्रेंचिंग फैसिलिटीज है विथ वाटर, तो वो भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगी। तो यहाँ पर भी कंटेमिनेशन के अगर चांसेस है, जैसे स्पेशली हजार्डस और करोसिव सब्सटेंसेस है, तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे टेबल ऑफ नंबर ऑफ ड्रेंचिंग शॉवर्स अगेंस्ट नंबर ऑफ वर्कर, तो ये भी आपको यहाँ पे प्रोविजन दिए। एक टेबल में क्लियर कट बताया है कि नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं आपके, उस हिसाब से आपके यहाँ पे ड्रेंचिंग शॉवर्स भी कितने रहने चाहिए। तो ये अगर ड्रेंचिंग शॉवर्स का मीनिंग क्या है कि आपको वो शॉवर के नीचे खड़ा रहना है और वो शॉवर ऑन करना है उस हिसाब से टॉप टू बॉटम, यानी कि मैंने जैसे बात किया था कि हेयर में भी कंटेमिनेशन हो सकता है, कॉलर में भी कंटेमिनेशन हो सकता है, या फिर आपके एप्रॉन या शर्ट्स शूज सॉक्स शूज में भी कंटेमिनेशन हो सकता है, तो वो भी आपको वॉश करना है। तो ये फुल बॉडी वॉश या फिर ड्रेंचिंग शॉवर्स का यूज करके आप ये डिकंटेमिनेशन कर सकते हैं। या फिर अगर आपके आईज में इसके कंटेमिनेशन के चांसेस है तो आप आई वॉश बॉटल भी यूज कर सकते हैं। तो ये हर जगह कम से कम 15 मिनट का
कंटिन्यूअस वाटर का वॉशिंग ये नेसेसरी दिया है, तभी उसका कुछ यूज हो सकता है, यानी कि अगर कंटेमिनेशन होगा तो वहां पे वो रिमूव होगा। तो ये है एक्चुअली 73 वाई कंटेमिनेशन फैसिलिटीज। उसके अलावा है 73 जेड मेकिंग अवेलेबल हेल्थ रिकॉर्ड्स टू वर्कर्स। तो ये हमने पहले बात किया है कि आपको हर 6 महीने में अलग अलग मेडिकल एग्जामिनेशन हेल्थ स्टेटस आपको चेक करना है। वो फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर चेक करेगा या फिर सर्टिफाइंग सर्जन चेक करेगा, और उसका जो भी डिटेल्स है उसका एक रजिस्टर आपको मेंटेन करना है, या फिर फॉर्म 7 भी मेंटेन करना है। ये एक्चुअली 73 जेड के हिसाब से। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 45, यानी कि ये फैक्ट्री एक्ट का सेक्शन है, फर्स्ट एड अप्लायंसेस। अभी ये भी हेल्थ ओरिएंटेड है, तो फर्स्ट एड अप्लायंसेस में उन्होंने गाइडलाइंस क्या दिए सेंट्रल लेवल पे। तो यहाँ पर गाइडलाइंस दिया है कि हर फैक्ट्री में आपके यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स होना जरूरी है, या फिर वो फर्स्ट एड का बोर्ड रहना चाहिए। तो फर्स्ट एड बॉक्सेस में आपको 24/7 ये एक्चुअली रेडीली एक्सेसिबल चाहिए, क्योंकि पहले पहले हमने जब देखा था तो कुछ इंडस्ट्रीज में फर्स्ट एड बॉक्सेस थे लेकिन वो लॉक रहते थे। तो लॉक फर्स्ट एड बॉक्स का कुछ यूज नहीं, अगर इमरजेंसी आती है या फिर कुछ इंसिडेंट होता है, इंजरी होती है, तो वो इजीली एक्सेसिबल चाहिए। तो उसको लॉक में रखने का कुछ फायदा नहीं। अगर आप लॉक में रखना है तो उसकी चाबी भी उसके साथ ही रहनी चाहिए। या फिर आपको जो भी कंटेंट्स है, ये प्रिस्क्राइब कंटेंट्स क्लियर कट दिए हैं MFR में, और यहाँ पे सिर्फ गाइडलाइंस दिए कि प्रिस्क्राइब कंटेंट्स आपको जो फर्स्ट एड बॉक्स में सर्टिफाइंग सर्जन या फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर बताएगा, वो कंटेंट्स आपको फर्स्ट एड बॉक्स में रखने चाहिए। उसके अलावा है जो 150 प्लस वर्कर आपके यहाँ पर अगर है तो ये कंपलसरी, यानी कि मैंडेटरी कंडीशन है फर्स्ट एड बॉक्स की। उसके अलावा उन्होंने दिया है कि अगर आपके पास कुछ सेपरेट रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहेंगे, यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स यूज करने वाले या फिर फर्स्ट एड ट्रेनर, तो उन्होंने अगर आपके पास यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग ली तो उसके सर्टिफिकेट आपको देना चाहिए। अगर वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट थ्रू उन्होंने कुछ कोर्सेस डिप्लोमा किए हैं, तो वो भी आपको चेक करना है। तो ये ऐसे ऑथेंटिक ऑथराइज जो पर्सन है रिस्पॉन्सिबल, उन्हीं को ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए फर्स्ट एड की। उसके अलावा जो वर्किंग आवर्स है, वो वर्किंग आवर्स में ये रेडीली अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि वो पर्सन जो ट्रेन पर्सन है फर्स्ट एड में, वो ट्रेन पर्सन यहाँ पे वर्किंग आवर्स में अवेलेबल होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सेक्शन 45 में फर्स्ट एड अप्लायंसेस ओरिएंटेड ये गाइडलाइंस दिया है। और उसके अलावा उन्होंने दिया है कि अगर इंडस्ट्रीज में 500 वर्कर है तो 500 प्लस वर्कर है, मोर देन 500 वर्कर्स, तो यहाँ पे आपके पास एम्बुलेंस रूम कंपलसरी चाहिए। तो जैसे हमने पहले बात किया था एम्बुलेंस रूम के बारे में, तो यहाँ पे एम्बुलेंस रूम किसको नेसेसरी है, अगर 500 प्लस वर्कर्स अगर आपके यहाँ पे इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो यहाँ पे एम्बुलेंस रूम आपके पास रहेगी। उसके अलावा जो मेडिकल स्टाफ है या नर्सिंग स्टाफ है, वो भी वर्किंग आवर्स में रेडीली अवेलेबल होना चाहिए। तो ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है 500 प्लस वर्कर्स के लिए। अभी ये जो सेक्शन के अंडर जो रूल्स बनाए गए, तो वो रूल में उन्होंने डिटेलिंग क्या क्या है। तो रूल नंबर 76 है, उसमें है फर्स्ट एड अप्लायंसेस और हेल्थ ओरिएंटेड है। तो फर्स्ट एड बॉक्स में उन्होंने सेक्शन में बताया था कि अप्रोप्रिएट कंटेंट्स रखने चाहिए। तो ये एग्जैक्टली क्या है, उसके गाइडलाइंस क्या है, यहाँ पे हम अभी बता रहे हैं। तो हम जो अभी फर्स्ट एड बॉक्स है कबोर्ड से उसको मार्किंग करना है, और वो मार्किंग है रेड क्रॉस सिंबल। तो ये एक्चुअली MFR में डिटेल में बताया कि रेड क्रॉस सिंबल आपको यूज ही करना है उसमें, और उसमें जो कंटेंट्स है वो भी उन्होंने बताया। तो फैक्ट्रीज इन विच नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड डज नॉट एक्सीड 10, तो 10 के अंदर काम कर रहे वर्कर और वो फैक्ट्री है, तो वहां पे फर्स्ट एड कंपलसरी नहीं है। उसके अलावा जहां पे 10 to 50 वर्कर्स है, तो वहां पे आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स कंपलसरी है। अगर यहाँ पे आपके पास 50% प्लस वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको
फर्स्ट एड बॉक्स कंपलसरी रखना ही है और उसके कंटेंट्स भी रखना है। उसके अलावा जो है नोटिस रिगार्डिंग द फर्स्ट एड, तो नोटिस में आपको बताना है कि एक्चुअली फर्स्ट एड बॉक्स यूज करने वाला या जो ट्रीटमेंट देने वाला है तो वो ट्रेनर कौन है, तो उसका नाम आपको बताना है, उसका डेजिग्नेशन बताना है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर बताना है और उसमें भी उसका इंचार्ज कौन है या फिर अलग अलग शिफ्ट में काम करने वाले रहेंगे तो उसमें वो कौन काम करने वाले हैं, ये सब डिटेल्स आपको ये नोटिस के अंदर बताना है। जो भी बॉक्सेस आपके पास अवेलेबल है, अगर एक से ज्यादा बॉक्सेस रहेंगे तो ये हर एक बॉक्स जहां जहां पर है वहां वहां पे ये नोटिस रहेगी, क्योंकि फर्स्ट एड बॉक्स के पास एक्चुअली आपको ये डिटेल्स मालूम होनी चाहिए। और ये बॉक्सेस कहाँ कहाँ पर लगे उसका भी नोटिस बहुत सारी जगह मालूम होना चाहिए, तो ही वर्कर को पता चलेगा कि फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पे। उसके अलावा जो वर्क रूम रहते हैं हॉस्पिटल्स के लिए या फिर जहाँ पे टेलीफोन नंबर्स अवेलेबल है तो ये सब मेंशन करने आपको नोटिसेस में। अगर आपको फर्स्ट एड ट्रेनिंग के बाद, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के बाद भी आपको अगर कंफर्टेबल फील नहीं होता है, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो आपको हॉस्पिटल का नंबर लगाना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, एम्बुलेंस कॉल करना पड़ेगी या वहां तक पहुंचना पड़ेगा या फिर एटलीस्ट उनको बताना पड़ेगा कि ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है, अभी हम यहाँ से एम्बुलेंस थ्रू आ रहे हैं। तो ये नोटिस रिगार्डिंग फर्स्ट एड है 77 में। 78 है रिलेटेड टू द एम्बुलेंस रूम। तो हमने पहले एम्बुलेंस रूम के बारे में सेक्शन में देखा था, अभी यही एम्बुलेंस रूम उन्होंने बताए कि ये जो इक्विपमेंट्स है वो इक्विपमेंट रहने चाहिए, नर्सिंग स्टाफ रहना चाहिए या फिर जो ट्रेन्ड स्टाफ है वो भी उसके साथ रहना चाहिए और उसमें वो फैसिलिटीज होनी चाहिए। अभी उसके अलावा ये जो नोटिस रहता है, ये नोटिस में भी क्लियर कट मेंशन करना चाहिए कि एम्बुलेंस रूम कहाँ पे है, एम्बुलेंस के लिए आपको किसको कॉल करना है, कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसके डिटेल एड्रेस क्या है, ये सब बातें आपको नोटिस में क्लियर करना है। उसके अलावा अगर आपने एम्बुलेंस रूम यूज किया है, एम्बुलेंस यूज किया है, उसके कुछ मेडिसिन यूज किया है, तो हर एक बात का डिटेल रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मेंटेन भी रखना है। क्योंकि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर सेम रिपीटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे रहते हैं तो वो आइडेंटिफाई हो सकते सर्टिफाइंग सर्जन से या फिर इंस्पेक्टर से या फिर फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर से। नेक्स्ट है सेक्शन 36। ये सेक्शन 36 है वर्क परमिट ओरिएंटेड। तो ये है प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स और गैसेस। तो हमने हजार्डस प्रोसेस के बारे में, हजार्डस सब्सटेंस के बारे में जब बात की थी तभी ऐसी बात है कि कुछ प्रोसेस, कुछ केमिकल रिएक्शंस है कि जहां पे ये हजार्डस या डेंजरस फ्यूम्स या गैसेस वहां पे जनरेट होते हैं। तो अगर ऐसे कुछ गैसेस और फ्यूम्स वहां पे जनरेट होते हैं तो ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, जिसको हम नॉर्मली कन्फाइंड स्पेसेस कहते हैं। तो ये कन्फाइंड स्पेस आपको आइडेंटिफाई करना है। कन्फाइंड स्पेस कैटेगरी में ये एक्चुअली आता है। कन्फाइंड स्पेस का जनरल मीनिंग है कि ऑक्सीजन डिफिशिएंट एटमॉस्फेयर या फिर जहां पे डायमीटर कम है और आपको एंट्री करना है, मैनहोल का साइज कम है या फिर आपको हाइट पे वर्क करना है, ये सब अलग अलग कन्फाइंड स्पेसेस के एग्जांपल्स हैं। उसमें ये जो एग्जांपल है फ्यूम्स और गैसेस का, ये एक्चुअली ऑक्सीजन डिफिशिएंट एटमॉस्फेयर, यहाँ की ये जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे ऑक्सीजन कम है और बाकी के फ्यूम्स और गैसेस डेंजरस वहां पे अवेलेबल है, तो आपको ये कन्फाइंड स्पेस कैटेगरी में देखना पड़ेगा और उसके लिए आपको परमिट लेना पड़ेगा। तो ये जैसे मैंने अभी बात की थी, तो ये अलग अलग मैन होल्स, उसका एंट्री, उसका एग्जिट, उसके अलग अलग लेवल्स, उसके अलग अलग जो केमिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है ये आपको मालूम होने चाहिए और उसके परमिसिबल लिमिट्स भी मालूम होने चाहिए। जैसे कि अभी क्लोरीन वहां पे मॉलिक्यूल रहेगा तो क्लोरीन आइटम्स रहेंगे, तो क्लोरीन का ओनली 3 ppm मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स है, यानी कि 3 पार्ट्स पर मिलियन। तो 10⁶ पार्ट्स अगर मॉलिक्यूल हवा के है, एयर के, तो उसमें सिर्फ 3 पार्ट क्लोरीन के अलाउड है। इससे अगर ज्यादा होंगे तो वो आपके हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो ऐसे सिचुएशंस आपको चेक करना पड़ेगा, आपको ये पहले से ही मालूम होगा और ये मालूम करना पड़ेगा और उसके बाद में ही आपको ये वर्क परमिट यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये वर्क परमिट के कंटेंट्स हर एक सिचुएशन से अलग अलग रहेंगे।
जैसे अभी हम यहाँ पे फ्यूम्स की बात कर रहे हैं, गैसेस की बात कर रहे हैं, परमिसिबल लिमिट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये वर्क परमिट के कंटेंट्स में आपको ये चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे शायद आपको गैस डिटेक्टर लग सकते हैं, डिजिटल गैस डिटेक्टर भी आप यूज कर सकते हैं, और उस हिसाब से आपको एंट्री लेना चाहिए या नहीं ये डिसाइड करना है। उसके अलावा वर्क परमिट के सिस्टम के अलावा यहाँ पे जो 36 में प्रिकॉशनरी मेजर्स दिए हैं अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स और गैसेस, तो उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप कॉम्पिटेंट पर्सन की हेल्प ले सकते हैं। तो ये कॉम्पिटेंट पर्सन यानी कि एक्सपर्ट पर्सन ये डेंजरस फ्यूम्स और गैसेस सिचुएशन के लिए, तो उनका हेल्प लेके हम गैस डिटेक्ट या फ्यूम्स डिटेक्ट कर सकते हैं और सिचुएशन पता कर सकते हैं, और वो भी कॉम्पिटेंट पर्सन सर्टिफिकेट पे रिटर्न में दे सकता है, ये सिचुएशन में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन है, जैसे कि उन्होंने अगर कॉम्पिटेंट पर्सन ने बताया कि आपको ब्रीदिंग एपरेटस यूज करना पड़ेगा, तो ये आपको सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग एपरेटस भी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, यानी कि पीपी, रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपी। तो जहाँ पे आपको फ्यूम्स और डस्ट की वजह से लंग्स को प्रॉब्लम हो रहा है, रेस्पिरेशन को प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहां पे आपको ऑक्सीजन सप्लाई या प्योर एयर सप्लाई देना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये ब्रीदिंग एपरेटस रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन के हिसाब से आपको कॉम्पिटेंट पर्सन आपको हेल्प कर सकता है डेंजरस फ्यूम्स और गैसेस के सिचुएशन में। तो अभी ये जो वर्क परमिट सिस्टम जो स्पेशली हम गैसेस और फ्यूम्स के बारे में बात कर रहे थे, तो महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल में रूल नंबर 73F में ये वर्क परमिट दिया है, लेकिन ये वर्क परमिट है फ्रैगाइल रूफ के बारे में, क्योंकि अभी हम जो सेक्शन बता रहे हैं वो सेक्शन जनरलाइज फोकस कर रहा है वर्क परमिट में। अभी इसके पहले जो हमने बात की थी वो वर्क परमिट में स्पेशली फोकस किया था सिर्फ गैसेस और फ्यूम्स के बारे में जो डेंजरस है, लेकिन यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं 73F में वर्क परमिट की ही, लेकिन फ्रैगाइल रूफ की। तो क्राउलिंग बोर्ड जो है, तो क्राउलिंग बोर्ड आपको यूज करना चाहिए जहां पे आपके फ्रैगाइल रूफ का रिपेयरिंग, मेंटेनेंस या रिप्लेसमेंट का काम चल रहा है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो पहले एस्बेस्टॉस शीट्स हम यूज करते थे, एसी शीट्स यूज करते थे, और ये एसी शीट्स जो है कुछ दिनों के बाद या फिर कंटिन्यूअस अगर यहाँ पे रेनफॉल है, सनलाइट है, उसकी वजह से उसका जो मटेरियल है उसका क्वालिटी डिग्रेड होता है और उसका लाइफ भी कम हो जाता है, और इसी वजह से उसको फ्रैगाइल मटेरियल कहते हैं। तो ये जो फ्रैगाइल रूफ से ये कभी भी ब्रेक हो सकते हैं, और अगर आपका फ्रैगाइल रूफ का हाइट ज्यादा है तो आप वहां से गिर सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे जो बात कही है 3 मीटर्स प्लस पे हाइट पे अगर आप ये काम कर रहे तो आपको क्राउलिंग बोर्ड यूज करना ही चाहिए। तो ये एक्चुअली क्राउलिंग बोर्ड से क्या होता कि आप क्रॉस में आप यूज कर सकते हो, उसमें रबर ग्रिप्स भी रहती है, उसका स्ट्रेंथ भी अच्छा रहता है, और उस वजह से आप स्लिप नहीं होंगे या फिर आपका स्लिपरी सरफेस नहीं रहेगा, आप आराम से काम कर सकते हो उस पे। और उसके अलावा आप सेफ्टी फर्नेस वगैरह आपने हार्नेस अगर आपने यूज किया होगा, या फिर कुछ लैडर्स यूज किए होंगे, या फिर आपने कुछ स्कैफोल्डिंग यूज किया होगा, सेफ्टी नेट यूज किया होगा, तो ये सबसे बातें अच्छी रहेंगी। तो आपको जो वर्क परमिट में जो चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट में ये सब पॉइंट्स आएंगे, जैसे यहाँ पे दिखा है लैडर्स है या डक लैडर्स है, क्राउलिंग बोर्ड है, ये सपोर्टेड है या नहीं, ये प्रोविजन दिया है कि नहीं, परमिट टू वर्क आप फ्रैगाइल रूफ के लिए आप लेते हैं कि नहीं, कितने टाइम के लिए लेते हैं, और रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे लगेगी। ये है वर्क परमिट फ्रैगाइल रूफ के लिए। उसके अलावा है 73C में सेफ्टी मेजर्स, जहां पे आप पाइपलाइन पे काम कर रहे हैं, इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं, और वहां पे मटेरियल जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल है, तो इनफ्लेमेबल मटेरियल्स को ऑपरेट करना है तो वहां पे भी आपको वर्क परमिट लेना पड़ेगा, और उस हिसाब से उसको आपको अलग अलग चेकलिस्ट फॉलो करना पड़ेगी। जैसे यहाँ पे एक ब्लैंकिंग ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, तो ये अगर आप इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं और वहां पे पाइपलाइन कनेक्टेड है, या फिर आप पाइपलाइन में काम कर रहे हैं और जहां पे इनफ्लेमेबल मटेरियल है, यानी कि जो फायर कैच होती है, फायर हजार्ड यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे अगर आपने 100% इसको ब्लॉक नहीं किया ये मटेरियल को, तो वहां पे थोड़ा भी लीकेज अगर होता है
तो वहां से फायर के चांसेस रहते, क्योंकि फायर ट्रायंगल कंप्लीट होने के लिए ऑक्सीजन का सप्लाई चाहिए, वो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी रहता है। वहां पे अगर कोई हीट सोर्स या फ्रिक्शन रहेगा तो ये इनफ्लेमेबल मटेरियल की वजह से फायर के चांसेस रहेंगे। इसलिए यहाँ पे ब्लैंकिंग ऑपरेशन यूज करते हैं, यानी कि जो पाइप रहेगा आपको, वो पाइप को 100% ब्लॉक करने के लिए आपको यहाँ पे सॉलिड मटेरियल यहाँ पे या डिस्क यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और वो पाइपलाइन का 100% एनर्जी यानी कि इनफ्लेमेबल मटेरियल का फ्लो जो है वो आप ब्लॉक करेंगे, और फिर बाद में ही उसको क्लियर करके वो वर्क परमिट आप यूज कर सकते हैं। यहीं पे जो अलग ऑपरेशन दिया है और फ्लशिंग ऑपरेशन, तो जहां पे ये जो इनफ्लेमेबल मटेरियल की पॉसिबिलिटी है वहां पे आप फ्लशिंग भी यूज कर सकते हैं। तो ये फ्लशिंग यानी कि आपको वाटर जो है, वाटर न्यूट्रल सब्सटेंस है, इसलिए आप वाटर यूज कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा वाटर आपको एक एंड से दूसरे एंड को डालना है। तो अगर फर्स्ट एंड से दूसरे एंड तक अगर ये वाटर फ्लो होके इजीली आता है तो ये फ्लश हो जाएगा, और जो भी कंटेमिनेंट्स उसमें है यानी कि ये इनफ्लेमेबल मटेरियल्स के, वो कंटेमिनेंट्स वो वाटर में डिजोल्व हो जाएगी या फिर रिमूव हो जाएगी या फिर एटमॉस्फेयर में जाएगी। तो ये फ्लशिंग ऑपरेशन भी आप यूज कर सकते हैं। तो जहां पे ये पॉसिबिलिटी है वहीं पर आप ये यूज कर सकते हैं। ये इसके लिए प्रोसेस सुपरवाइजर जो है वो सब अलग अलग कंडीशन चेक करेगा, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो सुपरवाइजर्स या इंजीनियर्स रहेंगे वो भी कंडीशन चेक करेंगे, और उसके बाद में ही एक्चुअली आपको जो टेक्निक आपको अडॉप्ट करनी है वो आपको अडॉप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन है 41D, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट द इंक्वायरी कमिटी। तो ये सेक्शन हमने 41A to H वाला जो है उसमें पढ़ा था। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स है कि अगर कुछ ऑकरेंस होता है, डेंजरस ऑकरेंस होता है, मेजर एक्सीडेंट होता है, तो वो सिचुएशन हैंडल करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, या फिर ऐसे एक्सीडेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी कमेटी बिठा सकता है, और वो इंक्वायरी कमेटी के मेंबर्स, उसके एक्सपर्ट्स पर्सन, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है। तो ये सब एक्सपर्ट पर्सन क्या करेंगे, तो जो भी सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर ओरिएंटेड स्टैंडर्ड्स है, ये फैक्ट्री में है या नहीं, ये एक्सीडेंट क्यों हुआ है, उसके रूट कॉज क्या है, उसके अलग अलग इंडस्ट्री कॉजेस है या एनवायरमेंटल कॉजेस है, या फिर कुछ अलग मैन ओरिएंटेड कुछ एरर्स है, ह्यूमन एरर्स है, या फिर कुछ टेक्निकल एरर्स है, ये सब बातें वहां पे देखेंगे, और इसको वापस रिपीट नहीं होना चाहिए इसके लिए केयर करेंगे। और 41E है इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स। तो जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं होता है तो वहां पे आपको इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे नो स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी हैव बीन प्रिस्क्राइब इन रिस्पेक्ट ऑफ हजार्डस प्रोसेस। तो यहाँ पे अगर हजार्डस प्रोसेस के लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं है, अगर एडिक्वेट मटेरियल नहीं है, एडिक्वेट गाइडलाइंस नहीं है, तो इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स वो पब्लिश कर सकते हैं डीजी फास्टली का हेल्प लेके, यानी कि डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि इनके पास एक्सपर्ट पर्सन से, इंडस्ट्रियल पर्सन से, एकेडमिक पर्सन, ये सब कैटेगरीज वहां पे है, और वो एक्सपर्टाइज, उसका एक्सपीरियंस यूज करके वो सेपरेट इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स वहां पे पब्लिश कर सकते हैं, जहां पे अगर हजार्डस प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स या एडिक्वेट इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके अलावा है 41F, तो ये हमने बात कही थी परमिसिबल लिमिट्स की। तो जो भी केमिकल्स या टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसका मैक्सिमम लिमिट्स क्या होना चाहिए, एक्सपोजर लिमिट क्या होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे परमिसिबल लिमिट्स ऑफ एक्सपोजर। तो ये हमने बात किया था पार्ट्स पर मिलियन में और mg पर मीटर क्यूब में, यानी कि मिलीग्राम्स पर मीटर क्यूब में। तो ये सेकंड शेड्यूल में ऑलरेडी हमने पढ़ा है डिटेल में, और उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। उसके अलावा है सेक्शन 41G, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट सेफ्टी कमेटी। तो वर्कर का हर एक रिप्रेजेंटेटिव सेफ्टी कमेटी में रहेगा, और सेफ्टी कमेटी नॉर्मली आपके इंडस्ट्रीज में रहती है, और सेफ्टी कमेटी का स्ट्रक्चर, उसके अलग अलग मेंबर्स, उसके ड्यूटीज, उसके फंक्शनिंग यहाँ पे रहेंगे, और जो वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा वो वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव एज अ मेंबर सेफ्टी कमेटी में रहने वाला है।
यानी कि उसको पता भी चलेगा कि एक्चुअली फैक्ट्री में क्या हो रहा है, क्या गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं, और वो फिर अपने वर्कर्स को बता सकता है कि एक्चुअली क्या क्या इश्यूज है और वहां पे क्या क्या सोल्यूशन आने वाले हैं या फिर क्या क्या चेंजेस होने वाले। ये सब बातें आप सेफ्टी ओरिएंटेड जो बातें हैं वो सेफ्टी कमिटी थ्रू रिप्रेजेंटेटिव थ्रू वर्कर पे पहुंच सकती है। और इसका मेन जो फोकस रहेगा वो सब सेफ्टी मेजर्स, हेल्थ मेजर और वेलफेयर फैसिलिटीज रहेंगी। अभी ये जो सेक्शंस है, ये जो सेफ्टी कमेटी का सेक्शन था, तो उसमें एमएफआर रूल क्या बताता है, तो सेफ्टी कमेटी के लिए रूल नंबर 73J ऑफ महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 1963 के हिसाब से वहां पे कंडीशन दी गई है कि सेफ्टी कमेटी कहाँ पे होनी चाहिए। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो जहां पे मिनिमम 250 वर्कर्स रहेंगे या 250 प्लस वर्कर रहेंगे तो वहां पे सेफ्टी कमेटी कंपलसरी है। या फिर जहां पे डेंजरस ऑपरेशन है वहां पे सेफ्टी कमेटी कंपलसरी है। अगर उसका वर्कर का नंबर कम भी रहेगा तो भी वहां पे अगर डेंजरस ऑपरेशन है तो आपके यहाँ पे सेफ्टी कमेटी अपॉइंट करना पड़ेगी। जैसे यहाँ पे दिया है कि 50 वर्कर ही है लेकिन डेंजरस ऑपरेशन आप प्रोसेस करते हैं तो वहां पे सेफ्टी कमेटी लगेगी। जहाँ पे हजार्डस प्रोसेस है और 50 वर्कर है फिर भी आपको सेफ्टी कमेटी लगने वाली है। तो ये स्पेसिफिक सिचुएशन है कि जहाँ पे डेंजरस ऑपरेशन या हजार्डस प्रोसेस और 50 वर्कर रहेंगे तो भी ये सेफ्टी कमेटी आपको अपॉइंट करना ही पड़ेगी। तो इसमें मेजर जो है वो चेयरमैन रहेगा, सेक्रेटरी रहेगा और वो ऑफिशियल मेंबर्स रहेंगे। तो एक सीनियर ऑफिशियल जो है वो चेयरमैन रहता है, एक सेफ्टी ऑफिसर सेक्रेटरी रहेगा, और जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स प्रोडक्शन के रहेंगे, मेंटेनेंस के रहेंगे, परचेस के रहेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ मेंबर्स ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम मेंबर है। ये सीनियर ऑफिसर एज अ चेयरमैन, सेफ्टी ऑफिसर एज अ सेक्रेटरी, और उसके अलावा जो प्रोडक्शन, मेंटेनेंस और परचेस के रिप्रेजेंटेटिव्स। और इसका जो टेन्योर है, ड्यूरेशन है, वो 2 साल तक सेफ्टी कमेटी रहेगी। उसके बाद में आप सेफ्टी कमेटी चेंज कर सकते हैं या फिर उसको सेम कंटिन्यू या रिन्यूअल कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 41H राइट ऑफ वर्कर्स टू वार्न अबाउट इमिनेंट डेंजर। तो ये हमने पहले बात की थी कि ऑक्यूपायर की ड्यूटी है कि आपके यहाँ पे जो हजार्डस सब्सटेंस है, हजार्डस प्रोसेस है या फिर डेंजरस ऑपरेशन है या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जिसकी वजह से डेंजरस सिचुएशन वहां पे तैयार होगी और जिसकी वजह से एक मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, वहां पे मेजर इंजुरी हो सकती है या फिर फैटेलिटी भी हो सकती है। तो ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए, ये आपका वर्कर का राइट है। तो ये आप राइट के हिसाब से आप अपने सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर को आप ये बात पूछ सकते हैं। अगर उन्होंने नहीं बताई तो आप ऑक्यूपायर को भी पूछ सकते हैं। सेक्शन 111 है ऑब्लिगेशन ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पे अगर वर्कर ने भी कुछ बातें नहीं मानी तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। नो वर्कर इन फैक्ट्री शैल विलफुली इंटरफेयर विथ और मिसयूज और नेग्लेक्ट टू मेक यूज ऑफ एनी अप्लायंसेस। तो अगर आपको एसओपीज ने बताया, पीपीज ने बताया या फिर गाइडलाइंस है कि आपको ये कंपलसरी अप्लायंस यूज करना है, इसी हिसाब से यूज करना है, इसी सीक्वेंस में आपको मशीनरी हैंडल करनी है, ये पीपी आपको यूज करना है, या फिर जो डूज और डोंट्स चार्ट्स रहता है कि आपको ये करना है और आपको ये नहीं करना है। तो जो डोंट्स दिया है वो आपको नहीं करना है। अगर उसमें भी आपने कुछ काम किया है और उसकी वजह से अगर एक्सीडेंट होता है, इंजुरीज होती है, तो उसको आप रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि वर्कर रिस्पॉन्सिबल कहेगा। यानी कि ऑक्यूपायर ने तो उसकी ड्यूटी की, एसओपीज प्रोवाइड किए, पीपीज प्रोवाइड किए, सुपरवाइजर प्रोवाइड किया, सुपरवाइजर ने भी उसका काम किया कि वर्कर को बता दिया कि आपको ऐसा ऐसा काम करना है। लेकिन फिर भी आपने अगर वो नहीं किया और एक्सीडेंट इंजरी होती है या फिर प्रॉपर्टी डैमेज होता है तो आपको पेनल्टी लग सकती है या फिर इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, यानी कि जेल, या फिर दोनों भी हो सकता है। और 111A है राइट ऑफ वर्क। तो ये अलग अलग जो इंफॉर्मेशन है, प्रोसेस ओरिएंटेड, सब्सटेंस ओरिएंटेड, क्वालिटी ओरिएंटेड, क्वांटिटी ओरिएंटेड या फिर हेल्थ ओरिएंटेड, वेलफेयर फैसिलिटीज ओरिएंटेड, हर एक का ट्रेनिंग, एजुकेशन, फैसिलिटीज, स्पॉन्सरशिप, ये सब बातें
वर्कर्स को मालूम होना चाहिए, और इसीलिए यहाँ पे ये राइट ऑफ वर्कर सेक्शन दिया है 111A के अंदर। धन्यवाद।